हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हमारी विजन आईएएस की मे की जो मैगजीन है वो आ चुकी है, जिसको ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था पॉलिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सबको कवर किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम चलेंगे वर्ल्ड टूर पे। हमारा वर्ल्ड टूर कैसा होता है आपको तो पता ही है कि हम वर्ल्ड टूर में जाते हैं अलग अलग देश में, राइट। मतलब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो है इसके 25 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए क्या हुआ है इसको हम पढ़ रहे हैं। 11 मई 2023 को इंडिया ने 25 साल जो है हमारे पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के पूरे किए हैं और इसका सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है। अब देखते हैं कि ये जो पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड टेस्ट है ये क्या थे। ठीक है, तो इंडिया ने खुद को क्या किया, खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना लिया जब इसने 3 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। ठीक है, कब करे हैं? 11 मई 1998 को। तो हमें पता है अभी भी आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास में आज भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। हमारे पास में भी नहीं थे, बट हमने क्या किया, हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिनको हम पोखरण टेस्ट बोलते हैं, राइट। तो वो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए और उसके बाद में वो टेस्ट हमारे जब सक्सेसफुल हो गए तब हम बन गए एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, हमने थर्मो न्यूक्लियर डिवाइसेस का यूज़ किया था, फिजन डिवाइसेस का भी यूज़ किया था। ठीक, तो एक टेस्ट हमने करा था 11 मई 1998 को, सेकंड टेस्ट हुआ 2 दिन बाद सेकंड टेस्ट हुआ और उसके बाद में हमने जितनी डिग्री की टेक्नोस्टैटिक कैपेबिलिटी चाहिए थी उस डिग्री को अचीव कर लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, हमने खुद पर एक सेल्फ इम्पोज मोरेटोरियम भी अनाउंस किया था फर्दर टेस्टिंग के लिए। अच्छा जी, अब ये हमने कर लिया, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, बहुत सही। बट अब ये जो ऑपरेशन है वो कैसे किया गया, तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट हो गया पोखरण टेस्ट हो गया, सेकंड जो टेस्ट है हमारा उसको हमने एक ऑपरेशन के अंडर किया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो ऑपरेशन शक्ति जो है वो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑपरेशन शक्ति क्या है, तो आपको बोलना है भाई ऑपरेशन शक्ति बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम चाहते थे। हमने क्या किया है, इसमें अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ठीक है, इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को पोखरण में किया था और इसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो क्योंकि ये टेस्ट जो है ये उसी दिन हुआ था जिस दिन बुद्ध जयंती थी, तो बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में हमने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या है, तो आपको बताना है कि जो इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में 18 मई 1974 को, उसी टेस्ट का जो ऑपरेशन था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया के रैशनल इंटेंशंस क्या थे, ये न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने क्यों बनाया, तो इंडिया ने क्यों बनाया है, क्योंकि इंडिया जो है ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक इंडिया की है। ठीक है, इंडिया क्या है, ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसमें साफ साफ इंडिया ने बताया है कि भाई हमने ये न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाए हैं, हमारी इंटेंशन क्या है इस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर वेपन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इतनी डेंजरस चीज़ हमें बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों, हमें क्या इंटेंशन थे, हमने ये बना दिया, चलो जानते हैं। तो हमारी डॉक्ट्रिन में साफ साफ लिखा है कि हमने क्या किया है, क्यों बनाया है, क्या इंटेंशन है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कह रही है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बताती है कि कैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगा। जो न्यूक्लियर वेपन्स अब बना लिए तो अब वो रखे हुए हैं, तो उसको शांति के टाइम पर उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, उसको किस तरीके से रखा जाएगा, और वॉर के टाइम पर ये रूल्स हैं कि ये हमें कब कैसे यूज़ करना है न्यूक्लियर वेपन को, ये सारे रूल्स, ये सारी कंडीशंस कहाँ लिखी हुई होती हैं, हर एक कंट्री के न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्रिन में लिखी हुई होती हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखी हुई होती हैं। इंडिया की जो पहली ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो अगस्त 1999 में आई।
जनवरी 23 में इंडिया ने अपनी ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिलीज़ किया है। कब किया है? 2003 में। अच्छा जी, ये भी बात समझ आई। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कौन कौन सी होती है। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है वही अथॉरिटी है जो कि ये न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने के लिए उसके सारे हमें रख रखाव कैसे करना, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारे काम जो है वो देखती है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो हमारी अलग अलग विंग्स हैं। पहली है पॉलिटिकल काउंसिल एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल की बात करें तो इसको चेयर करते हैं हमारे पीएम। ये सोल बॉडी, अकेली वो बॉडी है जो कि अथोराइज करती है, अथॉरिटी देती है हमको कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर लें। ठीक है, तो अगर हमने न्यूक्लियर वेपन तो बना ही लिया, लेकिन अगर कभी हमें ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी करना होगा ना, तो ऐसा नहीं है अरे भैया युद्ध हो रहा है, चलो भाई लड़ाई हो गई, चलो न्यूक्लियर वेपन उठाओ और चलो रिलीज़ कर देंगे, फोड़ देंगे बम। नहीं, बम नहीं फोड़ सकते ऐसे। तो हमें क्या करना होगा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है, पहली बात तो आती ही नहीं है बहुत ज़्यादा, हम इसको बहुत ही क्रिटिकल अगर टाइम होता तभी इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमको न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करना है, तो ये अथॉरिटी हमें कौन देगा, कौन अथोराइज करेगा? हमारे पीएम। ठीक है, पीएम जो है उनकी चेयर्ड एक काउंसिल है, पॉलिटिकल काउंसिल। यही काउंसिल क्या करेगी, हमको ये ऑर्डर दे सकती है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेयरमैन है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, ये इनपुट देते हैं डिसीजन मेकिंग को। अब ये जो डिसीजन लेंगे, पॉलिटिकल काउंसिल डिसीजन लेगी कि कब हमको ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने हैं, तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या है। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जिसमें सब कुछ बताया गया है कि हमारा वेपन किस तरीके से यूज़ होंगे। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करें तो ये कहती है कि मिनिमम डेटरेंट के हम क्रेडिबल मेंटेन रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि नो फर्स्ट यूज़ का जो हमारा प्रिंसिपल है हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया ने साफ साफ बोल रखा है कि भले हमने न्यूक्लियर वेपन बना तो लिया है, हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो बन गए हैं, लेकिन हम ये कसम खा रहे हैं कि हम कभी भी इसको पहले यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी भी कंट्री के साथ वॉर हो रहा है तो जब तक हम पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं हो रहा है, हम भी यूज़ नहीं करेंगे किसी कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन। सिर्फ बदले में ही हम न्यूक्लियर वेपन को चलाएंगे। ठीक है, फिर क्या है कि मासिव न्यूक्लियर रिटालिएशन भी अगर हम करते हैं, कोई ऐसा हमारा डैमेज होता है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो हम मासिव न्यूक्लियर रिटालिएशन करेंगे। इंडिया ने यह भी कह दिया है कि हम पहले तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे किसी कंट्री पर, बट अगर हम पर किसी न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो हम जो बदला लेंगे वो बहुत ही मासिव होगा। ठीक है, नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है, अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है जो एक्सपोर्ट है न्यूक्लियर और मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स का, वो भी इसमें मेंटेन रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक जो है सिर्फ सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू ही हम क्या कर पाएंगे, अथोराइज कर पाएंगे। रिटालिएशन जो है न्यूक्लियर वेपन के द्वारा वो मेजर अटैक में ही होगा। अगर कोई बायोलॉजिकल अटैक हम पर होता है, बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ होता है, केमिकल वेपन का यूज़ होता है, तभी बदले में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का अटैक कर सकते हैं। कमिटमेंट है जो हमारा न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाने का जो गोल है उसके लिए हम कमिटेड हैं। ग्लोबल वेरीफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करने के लिए भी हम कमिटेड हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हम बन गए, चलो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम जानते हैं कि अगर हम ये बन गए न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हुई। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इंडिया की जो इमेज है वो और अच्छी हुई है। अब इंडिया जो है जो 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स है उसमें से 3 में इंडिया पार्ट करता है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल यहीं से पूछा गया है कि इंडिया इनमें से कौन कौन से जो रिजीम्स हैं इसका पार्ट है। तो इसमें हमें याद रखना है कि इंडिया NSG का पार्ट अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ MTCR, बासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का इंडिया पार्ट है। तो ये बिल्कुल सेम इसी लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप PYQ को एनालाइज करते हैं तो आपको ये पता भी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बॉर्डर पर वो हमारी और अच्छी हो गई। चाइना है, पाकिस्तान में पता है, एक तरफ हमारा चाइना, एक तरफ हमारा पाकिस्तान, दोनों के साथ में हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहते। कभी कहीं झड़प हो जाती है तो कभी कहीं झड़प हो जाती है, और दोनों ही कंट्रीज़ जो है ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाएँ। अच्छा जी, अब इंडिया जो है मिलिट्री पावर्स की बात करें, ग्लोबल मिलिट्री पावर्स की, तो इंडिया भी उसमें आती है, जो कि अच्छा, हमारी मिलिट्री जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है अगर हम वर्ल्ड में कंपेयर करें तो। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूचर में हम एनर्जी के लिए भी बात करते हैं कि जो हमारी इंडिया जो है उसकी जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, 2225 मेगावाट थी 1998 में। ठीक है, और जिसको 205% से बढ़ाया गया है हमारे, अगर इस साल की बात करें तब तक हमारी हो गई है 6780 मेगावाट। तो इतनी हमने इंक्रीज़ की है न्यूक्लियर एनर्जी की। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस का। ठीक है, जब टेस्ट हो गए उसके बाद में क्या हुआ, टेस्ट के बाद में जो हमारे रिलेशन है यूएस के साथ में और वेस्ट के साथ में, वो एक सब्सटेंटिव रिलेशनशिप बनने लगे। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई 2008 में, और इससे इंडिया जो है डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर बना। एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और अब हम जब हमने ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब हम बन गए उसके बाद में ये भी एक चीज़ सामने आई कि हाँ, हम टेक्नोलॉजिकली भी कैपेबल हैं। ठीक है, अब अच्छा, इसमें क्या हुआ, जैसे यूएस के साथ अगर हम बात करें तो यूएस के साथ में अब हमारे हाई टेक डिफेंस कॉपरेशन भी हैं। ठीक है, और एनएसएसपी भी है। एनएसएसपी क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और नेशनल प्राइड जो है उसका परसेप्शन भी देखा जाता है। टेस्ट ने न केवल इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, बल्कि और क्या किया, हमें बूस्ट किया है कि हमारा जो ग्लोबल स्टेटस है नेचर का वो भी इम्प्रूव हुआ है। नेशन का, हमारा एक नेशन के तौर पर जो ग्लोबल स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ है, और अब हम क्या हैं, एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर भी जो है रिकॉग्निशन पाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या हमको ये जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इसको रिवाइज़ करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। चलो जानते हैं। तो हमारी जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इसको कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेटजिक स्पेस है इंडियन डिसीजन मेकर्स की वो लिमिट हो गई है। कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, तो अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई तो हम धड़ल्ले से न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते थे पहले, लेकिन अब क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया है कि हम पर लिमिटेशन लग गई है कि हम पर जब तक कोई दूसरी कंट्री वेपन नहीं यूज़ करेगी न्यूक्लियर वेपन तब तक हम भी नहीं यूज़ करेंगे। तो हमारे लिए एक क्या लिमिटेशन हो गई है। फिर अटैक्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो ही जा रहे हैं। 1999 में कारगिल का हुआ, मुंबई अटैक 2008 में हुए, तो ये एविडेंस है कि हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस का फेलियर दिखता है इससे। न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट जो हैं जैसे कि इंडिया के नेबरहुड है, ठीक है, ये अपना आर्सेनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने वेपन्स को और ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, अपनी ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को ये और ज़्यादा डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये अच्छी है। क्यों? क्योंकि प्री एम्प्शन को ऑब्विएट करती है। मतलब क्या है कि अगर जो इंडिया के डिसीजन मेकर्स हैं इन पर प्रेशर नहीं रहता है कि न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई क्राइसिस हुआ तो हम एकदम से न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक कर दें, ठीक। फिर इंडिया जो है ये जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिप्लॉयड हैं, ठीक है, हाई अलर्ट एरियाज़ में, तो वहाँ पर क्या है कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हम अवॉइड करते हैं कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। फिर न्यूक्लियर रेजिस्टेंट टू द वर्ल्ड को हमारी जो इमेज है वो ऐसी रहती है कि हम न्यूक्लियर रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। इंडिया के एडवर्सरीज जो हैं वो हमारी स्टेबिलिटी बनी रहती है इससे। फिर कन्वेंशनल अटैक्स हैं, इनकर्जन्स जो है इसको हम टैकल कर सकते हैं कन्वेंशनल लेवल पर। अब किसी ने हमें अगर झापड़ मारा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उसके ऊपर बम फोड़ देंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, कन्वेंशनल अटैक्स को कन्वेंशनल तरीके से ही टैकल करना चाहिए। अब न्यूक्लियर डोमेन में इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं, भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि बॉर्डर स्किमिशेस होते रहते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है कंप्लीट डिसआर्मामेंट में। पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहा है। फियर है कि जो लिमिटेड मिलिट्री इंगेजमेंट है इससे क्या हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। एटॉमिक एनर्जी सेक्टर जो है उसको इससे बेनिफिट ज़्यादा मिला नहीं है। फिर कंटिन्यू हो रहा है पाकिस्तान का यूज़, पाकिस्तान जो है ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर को यूज़ करे पड़े हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये हमारे लिए कुछ चैलेंजेस सामने देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की। तो ये क्या होता है? तो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जो है ये 2 स्टेज डिवाइस है एडवांस्ड डिज़ाइन का, ठीक है, जिसमें फ्यूजन बूस्टेड फिशन ट्रिगर था, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेज पर यूज़ हो रहा था, और सेकंड था फ्यूजन सेकेंडरी स्टेज। थर्मोन्यूक्लियर वेपन जो है ये एटॉमिक फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ करते हैं एक्सप्लोजन करने के लिए। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो हैं वो स्लैम हो जाते हैं लार्जर एटम में, ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं बहुत बड़े बड़े एटम्स में, और उसकी वजह से क्या होता है, ये स्प्लिट होते हैं 2 छोटे छोटे एटम्स में, और जो ईच एटम है वो अलग अलग स्प्लिट होता रहता है, फिर और स्प्लिट होते हैं और स्प्लिट होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में जो 2 एटम है वो मिलकर एक बड़ा एटम बना लेते हैं, तो फ्यूजन में टूटते हैं और फ्यूजन में जुड़ जाते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि फ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो एटम्स हैं ये जुड़ गए, एक बड़ा एटम बनाया, फ्यूज़ हो गए, ठीक है। फिजन में क्या है, एक छोटा सा एटम था, ये क्या हुआ, दूसरे में मिलकर अलग अलग टुकड़ों में बट गया है, तो जब बट जाते हैं तो फिजन और जुड़ जाते हैं तो फ्यूजन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूएन की। यूएन बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट, हमेशा चर्चा में रहता है। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसीलिए है कि जो 49th ग्रुप ऑफ 7, जो 49th G7 समिट चल रही थी, तब इंडिया ने कहा है कि यूएन जो है ये कन्फ्लिक्ट्स को क्यों नहीं रोक पा रहा है। अभी हमने देखा ना कि कितने कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, अफगानिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ, और अफ्रीका में बात करें तो बहुत ज़्यादा, कभी सोमालिया में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी सूडान में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट जो चले जा रहे हैं, राइट। और उधर अगर हम देखें तो ये इजराइल के साइड में लेबनान है, और ये वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये झड़प चलती रह रही, कन्फ्लिक्ट चलते रह रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रोक पा रहा है यूएन? इस बात के लिए ये मुद्दा उठाया है इंडिया ने G7 समिट में। तो पहले बात करते हैं यूएन की। तो यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसीलिए बनाया गया कि जो दुनिया भर में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन रखे। और अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में शांति नहीं है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं है, लड़ाई झगड़े चले ही जा रहे हैं। अच्छा, इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। पर्पस हमने देखा ही कि शांति बनानी है, सिक्योरिटी बनानी है, ह्यूमन राइट्स को बचाना है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इंटरनेशनल लॉ को भी अपहोल्ड करना है। मेंबर्स इसके 193 हैं। क्या हम इसके मेंबर हैं? तो सिर्फ मेंबर ही नहीं, हम तो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें यूएन के, तो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं 6। क्या क्या हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। अगर अब हम बात करते हैं और क्या बात हुई है, चर्चा और अगर क्या क्या हुई है, तो यहाँ पर इंडिया ने एक क्वेश्चन और भी रेस किया है। इन्होंने कहा कि यूएन जो है ये डेफिनेशन नहीं लेकर आ पाया है अभी तक टेररिज्म की। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में टेररिज्म कितना फैल गया है, कितना नुकसान होता है, हर चीज़ हम देख रहे हैं, टेररिज्म का क्या प्रकोप है वो हम सब जानते हैं। बट ये टेररिज्म होता क्या है, एग्जैक्टली इसको कैसे डिफाइन किया जाए, ये आज तक कोई नहीं लेकर आ पाया। इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इंडिया ने पूछा यूएन से, ठीक है। इंडिया ने कहा कि जो यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है, वो अभी तक क्यों नहीं हो रहे हैं। यूएन जो है 1945 में जैसा था वैसा ही अभी चले आ रहा है। अब समय बदला है, कंट्रीज़ बदली हैं, इकोनॉमीज़ बदली हैं, तो अब यूएन को भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अच्छा, अब क्यों ऐसा हुआ कि यूएन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पा रहा है, क्यों उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल डायनेमिक्स को समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, इसी के पास में सारी पावर है जो कि पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजंस को लेगी। परमानेंट मेंबर्स जो है उनके पास में वीटो पावर है। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये 5 हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। अब ये 5 परमानेंट मेंबर्स में अगर सपोज करो कि 4 मेंबर्स ने कोई डिसीजन ले लिया, उन्होंने येस बोल दिया, और इनमें से किसी एक जो है परमानेंट मेंबर उसने ना बोल दिया है, नो बोल दिया है, तो वो चीज़ जो है वो नो मानी जाएगी, ठीक है। जब तक ये 5 की 5 अगर किसी चीज़ को हाँ नहीं बोलते तब तक डिसीजन पास नहीं होगा। इसीलिए अब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो भी अगर इशू चलता होता है तो उसमें पाकिस्तान जो है उसके इंटरेस्ट में हमेशा चाइना वोट दे देता है, तो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू रहता है, कोई सॉल्यूशन आ नहीं पाता।
ये देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी बहुत लिमिटेड है। रिजोल्यूशन जो पास होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, अब वो उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिए, उनका काम पास करने का था, डिसीजन लेने का था, उन्होंने ले लिया, बट उसको इन्फोर्स करने की जो मैकेनिज्म है वो बहुत कमज़ोर है, इन्फोर्स ढंग से नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है मेंबर स्टेट्स पर, ठीक है, कि वो ट्रूप्स जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करें, रिसोर्स को कंट्रीब्यूट करें, पीस कीपिंग मिशंस के लिए पार्टिसिपेट करें, वॉलंटरी, ये पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है, तो लोग जो हैं अपने ट्रूप्स को भेजें ना भेजें ये उनके ऊपर रहता है। इस वजह से रिजोल्यूशन इम्प्लीमेंट ढंग से हो नहीं पाते। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट की, तो ये जो वैल्यू है नेशंस की कि वो हिंडर करते हैं कलेक्टिव एक्शन को और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है यूएन के इंटरवेंशन को की इफेक्टिवनेस को। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिविजन्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर और सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग है, इस वजह से यूएन जो है एक सोल्यूशन नहीं लेकर आ पाता है जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। कन्फ्लिक्ट जो है इससे क्या होता है, डीप रूटेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं कन्फ्लिक्ट के। कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो उसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो बहुत ही डीप रूटेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना मुश्किल है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इससे क्या होता है यूएन की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम करना है तो पैसा तो चाहिए और वही नहीं है तो क्या कैसे काम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी तक यूएन ने कुछ करा है कि नहीं करा है, यूएन ने अभी तक किस तरीके से रोल को अपना निभाया है वो देखते हैं। तो पीस एंड सिक्योरिटी की अगर मेंटेनेंस में बात करें तो हाँ, इन्होंने सक्सेसफुली नेगोशिएशंस करी हैं और पीस एग्रीमेंट्स को भी इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो कि हमने अपनी जो लास्ट हमने अपनी मैगजीन कवर की थी उसमें इसको अच्छे से पढ़ा भी था, ठीक है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। और है सूडान में कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट भी ये लेकर आए। यूएन की पीस कीपिंग मिशंस भी हैं जो कंट्रीब्यूशन देती हैं स्टेबिलिटी को बनाए रखने में। नेक्स्ट है डिकोलोनाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हमारी जनरल असेंबली है इसने डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया कि हम क्या करेंगे, कॉलोनियल कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे 1960 में। इससे बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज़ थी जो कि आज़ाद हो गई। ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने क्या किया, तो हाँ इन्होंने क्या किया है इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने क्या किया है अलग अलग लॉज को सेट किया है, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो 2030 का एजेंडा ये लेकर आए हैं कि जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करेंगे और एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं इसके अचीवमेंट के लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ की बात करें तो इनके कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इससे क्या हो रहा है, कई सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली जा रही हैं। फिर अच्छा, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में रिजोल्यूशन लाने के लिए कुछ किया क्या, उनको रिजॉल्व किया है। तो मीडिएशन एंड डिप्लोमेसी हम जो है फोकस करते हैं कि डायलॉग, बातचीत हो, ठीक है, पीसफुल तरीके से हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करवा पाएँ। फिर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ठीक है। इसमें क्या था कि हम पीसफुल रिजोल्यूशन को एडवोकेट करते थे कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें हम बातचीत करेंगे शांति से और सॉवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और नॉन इंटरफेरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो इंडिया की जो अप्रोच है कि हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से एड्रेस करेंगे, इसमें कहा कि डेवलपमेंट कोऑपरेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स भी हम कर रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने ट्रूप्स का। अब जो है कैसे यूएन और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, भाई हमने कमियां देख ली यूएन की, तो अब ये इफेक्टिव कैसे हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव एफर्ट जो है ना यूएन के, वो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी पर इन्फोसिस करने की हमको ज़रूरत है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आने जैसे कि मीडिएशन है, रिकॉन्सिलेशन है, जिसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। यूएनएससी में हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और हमारी इंडिया डिमांड कर रही है कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है ये जो 5 हैं इसमें कहीं पर भी जो हमारी साउथ हेमिस्फीयर है ना उसमें से कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। और क्या,
जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी भी कंट्री का यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं 5, वो बैठी हैं, हमेशा 1945 से वही यहाँ पर रूल कर रही हैं। तो अब ऐसा नहीं है, कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, डेवलपिंग हैं, उनको भी यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अच्छा, पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो हैं उनको और इम्प्रूव किया जाए, ट्रेनिंग कैपेबिलिटी मैंडेट जो है पीस कीपर्स का वो और इन्हांस करने की ज़रूरत है। फिर जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कोऑपरेशन किया जाए, जैसे कि हमारा आसियान है, सार्क है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, इनके साथ भी कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूट कॉज को देखो ना, ऊपर ऊपर से देखोगे तो कैसे काम चलेगा, जो जड़ है उसको ही मिटा दो तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। फिर रिसोर्सेज की कमी है तो रिसोर्सेज को लेकर आओ, बढ़ाओ रिसोर्सेज, कहाँ से लेकर आना है वो अरेंजमेंट करो अपना, ठीक है। उसके बाद में है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल है, इनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो इंडिया ने अपील किया है, एक रूलिंग हुई है, ठीक है, डिस्प्यूट जो सेटलमेंट बॉडी के अगेंस्ट में एक रूलिंग है, उसको अपील किया गया है कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया वायलेटेड इट्स जीरो टैरिफ कमिटमेंट, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक अपील की गई है, एक रूलिंग सुनाई गई है इंडिया के अगेंस्ट में, कि इसमें कहा गया कि इंडिया जो है उसने जीरो टैरिफ कमिटमेंट जो है आईटी एग्रीमेंट में, उस टैरिफ कमिटमेंट को इन्होंने क्या किया, वायलेट किया है, इंडिया ने वायलेट किया है। इस तरीके की एक रूलिंग सुनाई गई, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा, WTO के। तब हमने क्या किया है, इस रूलिंग के अगेंस्ट में अपील की है। चलो मुद्दा तो समझ आया। अच्छा, और क्या बात करें तो अपील जो है ये अपीलेट बॉडी के बिफोर हमने फाइल की है WTO में, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि एक अपील जो है अपील इनटू द वॉइड, ठीक है, जो क्योंकि ये करंटली बॉडी क्या है, डिसफंक्शनल है, तो हमारी ये अपील कैसी हो गई, वॉइड हो गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इंडिया ने आरोप करा है कि जब हमने ITA को साइन किया था तब प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन्स तो थे ही नहीं, तो हम इन एलिमेंट जो टैरिफ है इसको एलिमिनेट करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। हमारी इंडिया ने क्या बोला कि जब हमने ITA यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को साइन किया था तब तो स्मार्टफोन थे ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्मार्टफोन है वो उस टाइम पर थे ही नहीं। तो हमने उस टाइम पे ये कहा था कि हम जो है टैरिफ नहीं लगाएंगे ITA पर, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आइटम्स हैं उन पर, लेकिन वो तो उस टाइम के आइटम्स की बात हो रही थी। अब क्या है, अब स्मार्टफोन आ गए हैं तो अब तो हम इन पर टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसा इंडिया ने बोला है। ITA में क्या है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा जी, वाइड कवरेज। अब हम बात करते हैं कि जो WTO है इसकी अचीवमेंट की बात करते हैं। तो WTO जो है ये लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी है पूरी दुनिया में, इसमें मोर देन 85% पॉपुलेशन इसके अंदर ही इनकम्पास होती है। 95% जो ट्रेड होता है दुनिया भर में उसको WTO मेंबर्स ही कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इसने क्या किया है, जो रूल्स हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड पर लग रहे हैं, इस वजह से इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गई हैं। फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स भी बढ़ी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस हैं जो कि WTO फोस्टर करता है। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशंस इंप्रूव हुई हैं और इससे हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन्स भी बढ़ी हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, WTO प्रमोट करता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड में। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल है WTO का, ये इंश्योर करता है कि कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। अगर वो किसी को फेवरेबल ट्रीटमेंट देती हैं तो वो सारे के सारे मेंबर्स, जितने ट्रेड मेंबर्स हैं उन सबको फेवरेबल ट्रीटमेंट ही देंगे। फिर नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेन गुड्स और सर्विसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनके जैसे ही मानेंगे जब वो उस कंट्री में एंटर हो जाती हैं उसके बाद में। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जैसे GATT है,
और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज ये अलाउ करते थे कि कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले इन कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। डब्ल्यूटीओ टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए। फिर है ग्लोबल कोऑपरेशन। तो डब्ल्यूटीओ मेंबरशिप जो है ये इनक्रेज करती है ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में। ये प्रोवाइड करती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेंबर कंट्रीज़ के लिए जिससे कि मेंबर कंट्रीज़ एक दूसरे से डिस्कशन कर पाएँ, नेगोशिएशन कर पाएँ, अपनी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डब्ल्यूटीओ एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी लेकर आता है जो बहुत ही ज़्यादा इस मैकेनिज्म का यूज़ होता है जिससे कि यूनिलेटरल रिस्पांस ना मिले डिस्प्यूट्स के लिए, डिस्प्यूट जो है बातचीत करके सॉल्व हो जाए। लेकिन डब्ल्यूटीओ में भी कई सारे इश्यूज़ हैं जैसे नेगोशिएशन डेडलॉक्स, कंसेंसन बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इससे क्या होता है कि डेडलॉक्स देखने को मिल जाते हैं और इससे कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट पे हम पहुंच नहीं पाते। डेवलपिंग कंट्री कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो ये आर्ग्यू करती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, जो भी नेगोशिएशन होती है वहाँ पर डोमिनेशन किसका देखने को मिलता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का। फिर प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म। अभी हम देखें पिछले कुछ सालों में तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बायलैटरल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं। फिर इमर्जिंग इश्यूज़ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ है ये 21st सेंचुरी का ट्रेड के साथ साथ नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, इसके प्रोविजंस को अपडेट करने की ज़रूरत है। मेंबर्स डेवलपमेंट स्टेटस। तो अभी कंसर्न्स ये भी रेस करे जा रहे हैं कि जो कुछ मेंबर्स हैं वो सेल्फ डेजिग्नेट करते हैं खुद को डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन वो अब डेवलप्ड हो चुके हैं, वो अब खुद को डेवलपिंग कंट्रीज शो करते हैं और बहुत सारे फेवर्स ले लेते हैं। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस भी है। डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो क्राइसिस में है क्योंकि यूएस ने अपॉइंटमेंट जो अपीलेट बॉडी के वो उसको ब्लॉक कर दिया है। मेंबर्स जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशंस के लिए क्योंकि इसके अपील मैकेनिज्म ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी इसका कोई ढंग का है नहीं, इफेक्टिव टाइमली मैनर में जो एग्रीमेंट होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। अब मेजर्स किस तरीके से हम डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म कर पाएंगे, अभी इसमें कुछ कमियां तो हैं तो इसको हम कैसे चेंज कर पाएंगे, उनको कैसे सुधार पाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो अभी काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको पहले तो काम करवाओ भाई, उसको अपॉइंटमेंट करने वो करो और जल्दी से ये काम करना शुरू करें। दूसरी ट्रांसपेरेंसी हमको इम्प्रूव करनी है जिससे कि लेजिटिमेसी इन्हांस हो, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाए और यहाँ पर जो लीडरशिप की कमी देखने को मिलती है वो प्रोवाइड की जाए। डिमांड्स जो इनको बैलेंस किया जाना चाहिए, ठीक है। जो 21st सेंचुरी ट्रेड है इसकी जो डिमांड्स हैं और जो अनरिजॉल्व ओल्ड ट्रेड इश्यूज़ हैं इनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, उनको भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कुछ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो कि डब्ल्यूटीओ से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड आपका रहता है ट्रिम्स क्या है, इट इज़ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड द एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि डब्ल्यूटीओ के हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। तो डब्ल्यूटीओ, क्योंकि इतनी पूरी कथा हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में जानी है तो डब्ल्यूटीओ को भी समझ लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ जो है ये एक प्रिंसिपल फोरम है जो कि दुनिया भर के जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको ये मॉनिटर करता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कैसे आया था, तो एक मराकेश एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये एग्री किया गया कि हाँ डब्ल्यूटीओ को इस्टेब्लिश किया जाएगा 1994 में, ठीक है। उरुग्वे राउंड चला था 1987 से 1994 तक और ये जो नेगोशिएशन चली थी उसके बाद में ये चीज़ आई कि हाँ डब्ल्यूटीओ को हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। पहले यहाँ पर डब्ल्यूटीओ नहीं था, उसकी जगह पर था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जिसको हम गेट बोलते थे। 1948 में ये बना था और उसके बाद में ही ये गेट जो है ये डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हो गया। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 164 मेंबर्स हैं, हेड करते हैं इसके एक डीजी, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। डब्ल्यूटीओ के सेक्रेटेरिएट को ये ओवरसी करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है G7,
ठीक है। G7 क्यों है चर्चा में, तो G7 की 49th समिट जो है ये हिरोशिमा जापान में हुई। बताओ हिरोशिमा क्यों है फेमस, ठीक है। तो हिरोशिमा में क्या हुई है, G7 की 49th समिट हुई है। अच्छा, और अगर हम बात करें, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील भी इनवाइटेड थे कि इस समिट को अटेंड करें, क्योंकि G7 के मेंबर तो हमें है नहीं, लेकिन हमें हाँ अपॉइंटमेंट जरूर मिला था, इनविटेशन मिला था कि हम भी क्या करें, G7 की समिट को अटेंड करें। इंडिया ने 10 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया है कि कैसे हम फूड, हेल्थ, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं उनको हम टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं G7 के बारे में। तो G7 क्या है, क्या ये फॉर्मल बॉडी है? नहीं, ये एक इनफॉर्मल फोरम है जो कि लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का एक फोरम है जो कि ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है, तो ये मिलते हैं हर साल मिलते हैं और उसके बाद में डिस्कस करते हैं कुछ इश्यूज़ को, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ जो हैं इनको ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके मेंबर्स अगर हम देखें तो 3 चीज़ें हम सुनते हैं, G7 सुनते हैं, दो ही चीज़ें सुनते हैं अगर हम बात करें तो G7 एंड G20, ठीक है, लेकिन 3 चीज़ें थी पहले। अब चलो समझो, पहले है G7, तो G7 में कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं, बात करें हम तो है US, UK, जापान, और जापान में ही समिट हुई है, फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। पहले ये G7 से G8 भी बना था जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड था, बट रशिया ने क्रीमिया को हथियाया और इस वजह से ये कंट्रीज़ नाराज़ हो गई, इन्होंने G8 से रशिया को हटा दिया और फिर से G7 बन गया। G20 की बात करें तो G20 में G7 भी है, G7 के सारे मेंबर्स प्लस रशिया, तो G8 भी हो गया। उसके एक्स्ट्रा कौन है, उसके अलावा है इसमें साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। तो ये कुछ मेंबर्स हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। G20 इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको ये भी याद रखना है। G20 की तो सारी कुंडली बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, रशिया ने G7 को ज्वाइन किया ये तो पता ही चल गया, ये मैंने आपको बता दिया। क्या यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर है? नहीं, ये इसका मेंबर तो नहीं है, बट एनुअल समिट इसकी हमेशा अटेंड करता है। G7 के कुछ अचीवमेंट्स देखिए तो हाँ, जो ग्लोबल फंड बनाया गया है मलेरिया एंड एड्स से फाइट करने के लिए 2002 में, तो इसमें इसने क्रूशियल रोल प्ले किया है। G7 के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं इन्होंने एग्री किया है कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लेकर आएंगे 15% का। पिछले साल बहुत चर्चा में था, हम सब ने इसको पढ़ा ही था। 2015 में अगर बात करें तो मेंबर्स ने लॉन्च किया है ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है G7 ने, ठीक है, जिससे कि हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज से टैकल करेंगे क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए। G7 की अगर हम बात करें तो G7 में 25% ग्लोबल का CO2 इमिशंस जो है वो कहाँ से होती है, G7 कंट्रीज से ही होती है। 46% जो GDP है ग्लोबल GDP वो G7 से ही आती है। दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम बात करें तो 1/10 पॉपुलेशन जो है वो G7 कंट्रीज़ में ही रहती है। अब हमने बात करी थी कि 10 पॉइंट एक्शन प्लान इंडिया ने दिया है, तो उसको भी लगे हाथों देख ही लो कि हमने क्या एक्शन प्लान दिया है। हमने कहा है कि इंक्लूसिव फूड सिस्टम होना चाहिए जो कि मोस्ट वल्नरेबल पीपल, मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है उनको प्रोटेक्ट कर सके। जो ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन है इसको डीपॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें फर्टिलाइजर्स के लिए ऑल्टरनेटिव मॉडल डेवलप करना होगा। फूड वेस्टेज को स्टॉप करना है, भैया रोकना है, फूड वेस्टेज ना हो, जिससे कि फूड सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथ हो सके, ठीक है। ग्लोबल साउथ जो है इसका डेवलपमेंट जो है हमें ऐसे मॉडल्स लेकर आने हैं जिससे कि ग्लोबल साउथ की जो नीड्स हैं उसको हम इंस्पायर कर पाएँ, उनको और नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। होलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, मिलेट को अडॉप्ट करना है, क्योंकि हमें पता है 2023 जो है ये मिलेट ईयर है, राइट। 2023 क्या है, मिलेट ईयर है, ओके। तो हमें क्या करना है, इसको भी अडॉप्ट करना है। रिजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है, डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी मोबिलिटी को भी इंश्योर करना है।
अब ये समिट है, इसके अगर हम मेजर आउटकम्स देखें, भाई लोग मिले, बातचीत की और इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग मिले हैं तो कुछ बातचीत करी होगी, तो कुछ अच्छी ही बातचीत करी होगी, कुछ निकला होगा आउटकम। चलो जानते हैं। इकोनॉमिक रिजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर बातचीत की गई है। इन्होंने एग्री किया है कि कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोएशन को डेवलप करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे, जिससे कि जो वेपनाइज करने की अटेम्प्ट्स है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज करने की जो अटेम्प्ट्स हैं, उनको हम फुलफिल ना होने दें, ठीक है। जो कॉमर्शियल टाइज है चाइना के साथ में, उसको डी रिस्क करा जाएगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। फिर स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम डेवलप करेंगे और अडॉप्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ट्रस्टवर्दी एआई के लिए। फिर एक क्लाइमेट एंड एनर्जी पर भी बात करी है। इन्होंने कहा कि 2050 तक जो हम 2050 तक नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे। और इन्होंने G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमी एक्शन प्लान को भी इंडोर्स किया है। रिजिलिएंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी इन्होंने बात करी है। इन्होंने एक हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट भी लेकर आए हैं फूड सिक्योरिटी पर। अगर अभी की हम बात करें तो G7 का रेलिवेंस क्या है? ये एक इकोनॉमिक पावर है, इनकी कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर जो है ये अलाउ करती है कि दुनिया भर की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशन है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसको ये एड्रेस कर पाएंगे और अच्छी अच्छी पॉलिसी से बना पाएंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में इनका ज़्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग वॉइस है इनकी ग्लोबल एजेंडाज को शेप करने के लिए, जैसे कन्फ्लिक्ट है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, इनमें ये इनकी वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसीज़ हैं जो कि शेयर्ड वैल्यू इंटरेस्ट को शेयर करती हैं। फिर ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि FATF, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गवर्नेंस में। अच्छा, अब लेकिन ये अभी भी इतने इफेक्टिव होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी लिमिटेड है और की प्लेयर्स का एक्सक्लूजन है। यहाँ पर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ 7 लोग हैं, वो भी सारे डेवलप्ड हैं, तो लेकिन दुनिया तो पूरी डेवलप्ड है नहीं, तो यहाँ पर सबका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं देखने को मिलता। जैसे कि चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, जिनका काफ़ी ज़्यादा से होना चाहिए लेकिन है नहीं। फिर है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। G7 कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो सब एक मुद्दे पर आ नहीं पाते, एग्री कर नहीं पाते। फिर है कि ग्लोबल डायनेमिक्स सब चेंज हो गई है, तो अल्टरनेटिव फोरम जैसे G20 है, तो यहाँ पर G20 क्या कर रही है? G20 G7 से भी ज़्यादा अच्छा रोल निभा रही है। जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए G7 को भी अपने अंदर कुछ मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। कमिटमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो नहीं पाता, इस वजह से इफेक्टिव इतनी है नहीं। अब इंडिया की और G7 की किस तरीके की रिश्तेदारी है, चलो जानते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ है G7 और इंडिया के लिए और कंसर्न्स क्या हैं। तो G7 का एक्सपेंशन अगर होता है तो इंडिया G7 का मेंबर बन सकता है, अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो, ठीक है। ग्लोबल साउथ, तो इंडिया जो है इस साल क्या कर रही है? G20 की प्रेसिडेंसी को निभा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या G7 इकोनॉमीज और ग्लोबल साउथ को ये जोड़ने का काम करना चाहती है। चाइना को काउंटर कर सकते हैं G7 समिट से, ठीक है। फिर क्या है? गुड रिलेशन है G7 कंट्रीज से, इससे कि ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया की वॉइस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ कंसर्न्स में, क्योंकि ओपिनियन अलग अलग हैं, ठीक है। जितने मेंबर्स हैं G7 के वो अगेंस्ट थे रशिया के, जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया था तब, लेकिन इंडिया का स्टैंड क्या था? न्यूट्रल था, डिप्लोमेटिक था। तो इस वजह से क्या है कि हमारे ओपिनियन भी अलग देखने को मिलते हैं। कमिटमेंट की बात करें तो जैसे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट यहाँ पर इंडिया में हुआ नहीं है। इनइफेक्टिवनेस की बात करें तो G7 जो है इतना इफेक्टिव मेजर्स ले नहीं रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है ADB, इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 to 2027। क्यों है चर्चा में? तो अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने लॉन्च कर दिया है एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी इंडिया के लिए। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, चलो जानते हैं, इसके कुछ की हाइलाइट्स को जानते हैं। तो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 to 2027 जो है, इसमें क्या होगा कि एडवांस ADB स्ट्रेटजी होगी 2020-30 की 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ के लिए। जो स्ट्रेटजी 2023 है, इसमें ADB का एम है कि अपने विजन को एक्सपेंड करेंगे, एक प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रिजिलियंट, सस्टेनेबल
एशिया एंड पैसिफिक को ये अचीव करेंगे और अपने जो एफर्ट्स हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए वो भी अपने सस्टेन रखेंगे। कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट है तो यहाँ पर 70:30 के रेशियो में कॉस्ट शेयर किया जाएगा। एडीबी और डोमेस्टिक कॉस्ट शेयरिंग ये रहेगी ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो जो रहेगा इस पीरियड में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें और तो इनकी 3 पिलर स्ट्रेटजी है। सबसे पहले है कि एक्सेलरेट करेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जॉब्स क्रिएशन को। तो यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अर्बन स्किलिंग इन एक्सेस को। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में ये हो रहा है। एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करेंगे और गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है प्राइवेट सेक्टर को कैटलाइज करने की वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। फिर क्लाइमेट रिजिलेंट ग्रीन ग्रोथ की प्रमोशन के लिए भी ये काम करेंगे। इसमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिकार्बोनाइजेशन, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट प्रूफिंग जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब इंश्योर किया जाएगा। फिर जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस है ये भी और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जो लाइफ साइकिल अप्रोच है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इस पर काम किया जाएगा। जो आपकी बेसिक अर्बन सर्विसेज हैं इसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जाएगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करेंगे, इरिगेशन को मॉडर्नाइज करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे अलग अलग इनपुट जैसे कि क्लीन प्लांटिंग मटेरियल एक्सेट्रा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये एडीबी की, क्योंकि यही है चर्चा में, तो जानते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी जो है इसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। 1966 में ये इस्टेब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। क्या इसका इंडिया मेंबर है? तो मेंबर ही नहीं बल्कि इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर है। टोटल इसमें 68 मेंबर्स हैं जिसमें 49 तो एशिया से आते हैं और पैसिफिक से आते हैं। 19 जो हैं ये एशिया और पैसिफिक रीजन से बाहर के कंट्रीज़ हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें अगर हम तो नॉन बोरोइंग मेंबर कैटेगरी में यूएस और जापान जो है इसकी हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है। ठीक है, और बोरोइंग कैटेगरी में चाइना और इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा है। मैंडेट की बात करें तो ये जो है मेंबर्स को हेल्प करते हैं, पार्टनर्स को हेल्प करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। पॉलिसी डायलॉग्स हो सकते हैं, यहाँ पर एडवाइजरी सर्विसेज मिल सकती हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मोबिलाइज हो सकते हैं। कुछ की रिपोर्ट्स हैं जो कि एडीबी पब्लिश करता है, जैसे कि एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2023, फिर एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2022। इंडिया और एडीबी की अगर हम बात करें तो 2022 के दिसंबर के एंड तक अगर हम बात करें तो एडीबी ने लगभग $52.6 बिलियन तक का जो लोन है, ग्रांट है, टेक्निकल असिस्टेंस है वो इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में दी है और $8 बिलियन की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी एडीबी ने इंडिया में की है। अब इंडिया और एडीबी की अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो ओवर द ईयर्स अगर हम देखें एडीबी और इंडिया की पार्टनरशिप तो ये अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखने को मिली है। जैसे एडीबी जो है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंस के सेक्टर में। साथ ही साथ में ये ट्रेड, सप्लाई चेन और माइक्रो फाइनेंसिंग में भी हेल्प करता है। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें टैकल करने की ज़रूरत है, जैसे कि डिफरेंशियल अप्रोच। इंडिया जो है वो एक डाइवर्स नेशन है। ठीक है, तो एडीबी क्या है, एडीबी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है कि अलग अलग स्टेट्स को किस तरीके से वो अप्रोच करे। ठीक है, फिर यहाँ पर लोअर इनकम स्टेट्स जो हैं उनके पर फोकस किया जाता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, सर्विसेज देना है जिससे उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो। हायर इनकम जो स्टेट्स हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स लगाने की ज़रूरत है। गुड प्रैक्टिसेस, इनोवेशन जो हैं वो भी यहाँ पर शो करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एडीबी सपोर्ट करता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में कि फाइनेंसिंग जो है वो बूस्ट हो सके नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस में, जो कि डिपेंड करता है वॉल्यूम और टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी वहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेस्ट एशिया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया के बारे में जानेंगे। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक स्पेशल मीटिंग को होस्ट किया है। अब ये स्पेशल मीटिंग थी एनएसएज को लेकर, जिसमें इंडिया, यूएस और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं
उनकी ये स्पेशल मीटिंग होस्ट करी थी सऊदी अरेबिया ने। ये मीटिंग जो है ये रखी गई थी जिससे कि जो हमारा शेयर विजन है वो एडवांस हो सके 4 कंट्रीज़ का, ठीक है, जो कि सिक्योर और प्रॉस्पेरस वेस्ट एशिया बनाए रखेगा। फंडामेंटल नोशन इस पार्टनरशिप का यही है कि हम साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर पाएँ और फिर मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और यूएस को हम इस तरीके से कनेक्ट कर पाएँ जिससे कि इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी जो है हमारी वो प्रमोट हो सके। एक साथ जब ये कंट्रीज़ आईं तो इसको हम कहते हैं, जब ये सारी कंट्रीज़ एक साथ आ गई तो इसको बोला गया कि सेकंड क्वाड जो है वेस्ट एशिया का बन गया। पहला क्वाड तो I2U2 बना था। I2U2 में कौन से कंट्रीज़ हैं? तो इसमें है इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। लेकिन क्वाड जो है, ये क्वाड जो है वो हमारा जो इंडो पैसिफिक क्वाड है उससे अलग है। इंडो पैसिफिक क्वाड में कौन है? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस क्वाड में कौन है? तो हमारा इसमें है सऊदी अरेबिया, इंडिया और कौन है? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है सऊदी अरेबिया, इंडिया, US एंड UAE, ठीक है। तो ये 4 का अलग क्वाड हम देखने को मिला, इसको हम सेकंड क्वाड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है ये सक्सेस है, इंडिया की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हुई है, ऐसा भी माना जा रहा है। तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? तो वेस्ट एशिया के साथ में जो टाइज हैं वो और ज़्यादा डीप हो जाएंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे कि जो हमारी एनर्जी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वेस्ट एशिया के साथ में वो फुलफ़िल होंगे। साथ ही साथ में हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट एशिया में रह रहे हैं तो उनको भी हम थोड़ा देखभाल कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स है, जैसे 2021 का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने देखा था इंडिया और UAE के साथ में, उसको भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएगा। साथ ही साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं US के बियॉन्ड जो एशिया में जो टाइज हैं वो एक्सपेंड हो पाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा। फिर जो ग्लोबल पोजीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो न्यू क्वाड है वो हमारी इंडिया को अलाइन करेगा दूसरे मेजर पावर्स के साथ में, जैसे रशिया, यूरोप, चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ में हमें अलाइन कर दिया जाएगा। फिर पीस एंड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। इससे क्या होगा कि ग्रेटर इंगेजमेंट होगा वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो कि इंडिया, स्विस कैनाल और साउथ अफ्रीका के बीच में मिलता है देखने को, ठीक है। फिर मार्केट में भी एक्सेस हमें देखने को मिलेगा। बायलैटरल ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे वेस्ट एशिया में, UAE में, इंडिया में, US में, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ देखने को हमें मिल जाएगी। चाइना को काउंटर करते हुए हम नज़र आएंगे, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया और ईरान जो हैं इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना ने बना लिए हैं, ठीक है। तो इससे चाइनीज़ फुटप्रिंट जो है वेस्ट एशिया में बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसको हम काउंटर कर सकते हैं इसके ज़रिए। अब जो है क्यों वेस्ट एशिया इतना इम्पोर्टेंट है दुनिया भर के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए भी? तो क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। दुनिया भर के जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है, गैस रिजर्व्स हैं, वो इसी एरिया में मिलते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, UAE है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा जियो स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिकली ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में लोकेटेड है। इससे क्या होता है कि हम जो है सबसे कनेक्ट हमारा बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा और ट्रेड रूट भी हमें मिलेंगे। कन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी, तो रीजन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जैसे इजरायली पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट हो गया, सीरियन सिविल वॉर हो गया है, ऑनगोइंग जो टेंशन चल रही है ईरान और नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट जो है इनका रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी होता है। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये बर्थ प्लेस है बहुत सारे दुनिया भर के रिलीजन, जैसे कि जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो ये यहीं से पैदा हुए हैं सारे रिलीजन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है, जैसे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर। तो इनमें क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने क्वाड की बात करी थी, तो हमने कहा था एक और क्वाड बना है जिसको हम I2U2 बोल रहे हैं, तो I2U2 के बारे में भी जानते हैं। I2U2 जो है ये अक्टूबर 2021 में आया, ठीक है, जब अब्राहम अकॉर्ड जो है इजराइल और UAE के बीच में साइन हुए थे। उसके बाद में क्या हुआ, ये I2U2 आया। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक इंटरनेशनल फोरम की तरह बनेगा, जो कि जहाँ पर हम कॉमन जो एरियाज़ हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। क्या हम इसके मेंबर हैं? तो हाँ जी, हम इसके मेंबर हैं। इवन बात करें तो फर्स्ट आई तो इंडिया ही है, राइट। अब कुछ एसोसिएटेड इश्यूज़ भी हैं इस नए ग्रुप के साथ में जो बना है, अभी हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड, तो उसके साथ में
कुछ इश्यूज जैसे कि क्लैरिटी ही नहीं है, स्ट्रेटजिक गोल्स क्या होंगे इस ग्रुप के वो क्लियर नहीं है। जो मेंबर्स हैं इसमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। जैसे यूएस है, एक मिलिटरली स्ट्रॉन्गर है सारी कंट्रीज़ के साथ में, जैसे इंडिया है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, इनसे कंपेयर करें तो यूएसए की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर कॉपरेशन की बात करें, जो कंट्रीज़ है इस ग्रुप में उनकी कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है कि कैसे चाइना के साथ में डील करेंगे, कैसे रशिया के साथ में डील करेंगे। इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना को सपोर्ट करी, कुछ इनके अगेंस्ट में हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो ये जो ग्रुप है ये चैलेंज पोज कर सकता है इंडिया को, क्योंकि यूएस स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी डील है वो कॉम्प्लिकेट करेगी इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मिडिल ईस्ट में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी वेस्ट एशिया में होते रहते हैं, जिस वजह से इसका असर हमारी इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि थर्ड फोरम जो है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट का, ये पोर्ट मोर्सबाई में हुआ है, जो कि कैपिटल है पापुआ न्यू गिनिया की। अच्छा, ये क्या है? तो ये फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन क्या है? ये लॉन्च हुआ है 2014 में, ठीक है। इसमें क्या है, 14 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो आपको इनके नाम देख लेने, थोड़ा सा ध्यान रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे इसमें है कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनिया, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू एंड वनातू, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पैसिफिक आइलैंड जो है इसमें 3 मेजर ग्रुप्स हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। चलो इसको हम और डिटेल में जानते हैं। तो अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्या है, 3 रीजनल ग्रुप आ रहे हैं, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया। अब क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है कि कुछ आइलैंड्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन से आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि माइक्रोनेशिया के पार्ट हैं। तो अब अगर आपको ये पता होगा भी माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड है, तभी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए इसको जानते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो देखो, माइक्रोनेशिया जो है ये हमें पर्पल कलर में दिख रहा है। इसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं? मार्शल आइलैंड दिख रहे हैं, ठीक है, मरियाना आइलैंड्स दिख रहे हैं, गुआम दिख रहा है, पालाजी दिख रहा है और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से मेजर अगर हम बात करें आइलैंड्स कौन से, गुआम है, पलाऊ है, मरियाना आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेलानेशिया की। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में जो आपके आइलैंड्स हैं वो आते हैं इसमें, जैसे कि इंडोनेशिया इसमें ही आता है, पापुआ न्यू गिनिया इसमें ही आता है। तो ये दोनों जो हम देखते हैं ना डायनासोर जैसे, दोनों को मिला डायनासोर जैसी शेप बन रही है, तो ये कहाँ पर है? ये मेलानेशिया में आते हैं, ठीक है। सोलोमन आइलैंड्स, न्यू कैलिडोनिया, बनातू और फिजी भी इसी में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आइलैंड्स आ रहे हैं याद करो फटाफट, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स, बनातू, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, ठीक। अब सबसे ज़्यादा आइलैंड्स कहाँ देखने को मिलते हैं? पॉलिनेशिया में। यहाँ पर न्यूजीलैंड देखने को मिल रहा है, फ्रेंच पॉलिनेशिया देखने को मिला, पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक आइलैंड, ठीक है, किरिबाती, टोकेलू, तुवालू, समोआ, टोंगा, पिटकैर्न, ठीक है। तो ये कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें याद कर लेनी है कौन सी चीज़ कहाँ है, और हवाई भी पॉलिनेशिया में ही आ रहा है, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो इंडिया ने अनाउंस किया है, 12 पॉइंट दिए हैं, 12 पॉइंट का डेवलपमेंट प्लान दिया है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के डेवलपमेंट के लिए। जो डेवलपमेंट प्लान है ये फोकस करता है बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि हेल्थ केयर में फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, वो इस ग्रुपिंग से शो होती है क्योंकि इसमें हम पार्ट ले रहे हैं। इंडिया जो है ये फॉस्टर करता है इसका रिलेशनशिप, जो डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए। अभी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो इनका जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है, जियो स्ट्रेटजिक है, सी लेंस जो है इंडो पैसिफिक रीजन की वो यहीं से गुजरती हैं, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इंडिया जो है इसकी नेवल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इससे क्या हुआ कि हम मलक्का के ईस्ट में भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बॉर्डर मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक की बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो हैं ये एरिया
बहुत ज़्यादा रिच है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स रिसोर्स रिच है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि LNG यहाँ पर मिलती है। रीजनल और ग्लोबल इंगेजमेंट की बात करें तो अगर हम इनसे इंगेजमेंट कर रहे हैं तो इससे इंडिया का जो नेटवर्क ऑफ अलायंस है ये स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टनरशिप जो है इस एरिया में वो स्ट्रॉन्ग होता है। कल्चरल टाइज की बात करें तो फिजी और पापुआ न्यू गिनिया जो है इसके सिग्निफिकेंट इंडियन डियास्पोरा कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, बहुत सारी इंडियंस भी यहाँ पर रहते हैं जिनकी हिस्टोरिकल टाइज है इंडिया के साथ में। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं इनके साथ में, हमारा रिलेशनशिप जो स्ट्रॉन्ग अगर होता है तो इसमें चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल पावर से हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। रीजनल ग्लोबल स्केल पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारे कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर क्या है, टेंशन मिलती है चाइना, जापान, US, रशिया से, ठीक है। तो इंडिया को ये चाइना, जापान, US, रशिया के साथ में इनको काउंटर करना पड़ेगा, इनका इन्फ्लुएंस जो है काउंटर करना पड़ेगा। अनयूटिलाइज ट्रेड पोटेंशियल, यहाँ पर जो टोटल एनुअल ट्रेड जो है वो सिर्फ $300 मिलियन का ही है इंडियन और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में, तो हमें और ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फोकस करती है इंडियन ओशन रीजन में। पैसिफिक रीजन जो है इसमें PIC जो है इनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया जाता है। इंगेजमेंट हमारी बहुत ही लिमिटेड है, अभी भी इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो काफ़ी ये दूरी पर है इंडिया से, जिससे कि फिजिकल कनेक्टिविटी, रेगुलर इंगेजमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें तो अगर हम वेस्ट और ईस्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो लोगों का कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी कम है। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि बिजनेस एक्सेलरेटर फॉर FIPIC 2015 में लॉन्च किया गया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ दिया गया है, जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक आया तब दिया गया। फिर इस्टेब्लिश हमने किया है इंडियन UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को 2017 में। हमने स्पेशल $1 मिलियन फंड भी प्रोवाइड किया है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के लिए ये अडॉप्ट कर पाएँ। पैन पैसिफिक आइलैंड्स नेटवर्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। वीज़ा जो है उसको भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं इंडियन एयरपोर्ट्स पे अगर अराइवल होता है तो, और ग्रांट इन एड भी हम एनुअली इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन को। तो इंडो पैसिफिक में क्या है, ये पैसिफिक और इंडियन ओशियंस को यूनाइट करता है, जोड़ता है, ठीक है। जो आसपास के जो लैंड मासेस हैं वो इसको जोड़ती हुई नज़र आती हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो हमारी कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका है वहाँ से इंडियन ओशियन और वेस्टर्न पैसिफिक का जो रीजन है ये हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है। रेलिवेंस क्या है इसका, तो 50% जो इंडियन ट्रेड होता है वो इंडो पैसिफिक रीजन से ही होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रीजन जो है बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना यहाँ पर डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। हम यहाँ पर मरीन पोल्यूशन जो है उससे कम्बेट करेंगे, रेगुलेटिंग करेंगे, इलीगल अनरेगुलेटेड जो हमारी पोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। इनिशिएटिव्स की बात करें 2019 में हमने इंडो पैसिफिक विंग बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। फिर 2020 में हमने ओशिनिया डिवीजन भी क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आइडियाज़ को लॉन्च किया है फोरम, जैसे कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर है, ठीक है। फिर है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया है, क्वाड जैसे ग्रुप भी बनाए गए हैं। अब कुछ न्यूज़ है जो कि शॉर्ट्स में है तो हम देखते हैं उसको। तो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड पैक्ट ये चर्चा में है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम जो इंगेजमेंट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि EFTA स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी इस पर चर्चा भी हुई है। तो TEPA जो है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और जो EFTA मेंबर्स हैं उसके बीच में। EFTA मेंबर्स कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, तो इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड आता है। तो FTA के अंडर 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे कस्टम ड्यूटीज़ को मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स पर, ठीक है, जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में होंगे। लेकिन TEPA जो है इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड रिजिलियंट सप्लाई चेन्स मिल सकती हैं, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी।
EFTA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री ट्रेड को इंटेंसिफाई करता है, प्रमोट करता है। यहाँ पर क्या है, जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं हैं और ये ऑल्टरनेटिव है उन स्टेट्स के लिए जो कि यूरोपियन यूनियन को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। इंडिया का ट्रेड EFTA के साथ में कैसा है, तो इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA का। टोटल एक्सपोर्ट जो हमारा होता है इन कंट्रीज़ के लिए वो लगभग 1.67 बिलियन US डॉलर होता है, पिछले साल इतना हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट्स की बात करें तो 15 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट भी हमने किया है। नेक्स्ट है NATO प्लस। अब ये क्या है, तो चाइना सेलेक्ट कमेटी जो है US हाउस की, उसने कहा है कि इंडिया को NATO प्लस का भी पार्ट बनाना होगा। ठीक है, और क्या चर्चा हुई है, तो NATO +5 क्या है, NATO +5 एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जहाँ पर NATO और 5 अलाइंड नेशंस जो हैं इनको एक साथ लाया जाता है जिससे कि ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को और बूस्ट किया जाए। तो NATO +5 में क्या है, तो पहले तो NATO के सारे मेंबर्स हो गए, साथ ही साथ 5 अलाइंड नेशंस भी हैं जिसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। क्या हम इसके पार्ट हैं? नहीं, हम इसके पार्ट नहीं हैं। NATO में 31 मेंबर हैं जो मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, 29 यूरोपियन नेशंस हैं इसमें और 2 अमेरिकन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रिकमेंडेशन की, तो यूएस के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि इसका एम है कि हम स्ट्रेटजिक कंपटीशन जो चाइना के साथ में उसको जीत पाएँ। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में, और ताइवान की सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। इसका साथ साथ ये भी एम है कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएंगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को क्वेड और G7 अलाइज की पार्टनरशिप के साथ साथ। इंडिया एक की मेंबर है क्वेड ग्रुपिंग का। ठीक है, जिसमें US, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी हैं। इंडिया के लिए इस रिकमेंडेशन का क्या फ़ायदा होगा, तो इंडिया के लिए ये है कि इंटेलिजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से शेयर हो पाएगी इन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में। साथ साथ में जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया को फ्री में मिल पाएगी बिना किसी टाइम लैप के। ठीक है, अच्छा, मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस किसको मिलता है? मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस जो है ये डेजिग्नेशन है जो कि US लॉ के अंडर दी जाती है, जो कि फॉरेन पार्टनर्स को देते हैं, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं डिफेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन के फील्ड में। यहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दिए जाते हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं है। इसमें 30 अदर कंट्रीज है जिसके साथ में US ने ये MNNA स्टेटस दे रखा है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, इजराइल भी हैं। क्या इंडिया US का मेजर नॉन नेटो अलाई है? तो नहीं, इंडिया एक MNNA नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट हमेशा चर्चा में रहता है, अभी भी चर्चा में ही है। तो UN ने कहा है कि जो 7 लाख फ़लस्तीनियंस जो थे वो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके 75 साल पूरे हो गए हैं। तो मास डिस्प्लेसमेंट जो है 1948 में हुआ था लैंड से, जिससे कि जो कि इजराइल बना, इसको नकबा कहते हैं। ठीक है, तो इजराइल से मतलब इजराइल जो लैंड बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मास डिस्प्लेसमेंट हुआ था 1948 में जिसके 75 साल पूरे हुए, इसको नकबा कहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या, इसको जानते हैं। तो अर्ली 20th सेंचुरी का समय था जहाँ पर जूइस जो हैं, ज्यू होते हैं, जो ज्यू लोग थे वो क्लेम करते थे फ़लस्तीनियन लैंड को कि ये उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और अरब कहते थे, अरब वहाँ पर मेजॉरिटी में थे। तो बल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, ब्रिटेन ने किया 1917 में, जिसका एम था कि यहाँ पर एक नेशनल होम बनाया जाएगा जूइश पीपल के लिए फ़लस्तीन में। जो लेकिन 1920 से 1940 के बीच में जूइस जो है वो माइग्रेट कर गए फ़लस्तीन में। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, यूरोप में ज्यू का परसिक्यूशन हो रहा था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है। फिर 1947 में UN ने वोट किया कि फ़लस्तीन जो है इसको हम जूइस और अरब स्टेट के लिए सेपरेट कर देंगे, बांट देंगे, लेकिन अरब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, स्टेट बनेगी। 1948 में फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ। ठीक है, एक जब अरब और जूस रह रहे थे फ़लस्तीन में, अब ये हुआ कि यूरोप से भी ज्यू जो है वो निकल कर यहीं आ गए, क्योंकि यूरोप में तो ज्यू जो है वो उनको परसिक्यूट किया जा रहा था, यहाँ पर बहुत सारे ज्यूज़ बन गए। ठीक है, ज्यूज़ बहुत सारे लोग आ गए कहाँ, फ़लस्तीन में। अब फिर यहाँ पर ये हुआ कि ब्रिटेन ने कहा बल्फोर डिक्लेरेशन से कि ऐसा करो, ये जो फ़लस्तीन इसको बांट दे रहे हैं, अरब अलग रह लो और जो ज्यू हैं वो अलग रह ले। अरब ने इसको मना कर दिया, अरब ने कहा नहीं, ये बंटवारा नहीं होगा, और उन्होंने इजराइल नाम की स्टेट को डिक्लेयर करा 1948 में, और इससे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ। यहाँ
वहाँ तक समझ आया। फिर क्या होता है, सीज फायर होता है, तो जॉर्डन ने ऑक्युपाई किया वेस्ट बैंक को, इजिप्ट ने गाजा को ऑक्युपाई कर लिया, जेरूसलम जो है वो डिवाइड हो गया इसराइल और जॉर्डन के बीच में। 1967 में 6 दिन का वॉर हुआ अरब और इसराइल के बीच में। एंड में होता ये है कि इसराइल ने टेरिटोरियल कंट्रोल कर लिया सिनाई पेनिनसुला पर, गाजा स्ट्रिप ले ली इजिप्ट से, वेस्ट बैंक ले ली, ईस्ट जेरूसलम ले लिया जॉर्डन से, गोलन हाइट्स ले लिया सीरिया से। इसराइल जो है अभी भी वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को ऑक्युपाई किया हुआ है। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने डी हाइफनेशन पॉलिसी को अपनाया है, जो सिंपली ये बताती है कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ में वो उसके अपने मेरिट्स हैं, वो आज़ाद है और वो सेपरेट है कि इंडिया के पैलेस्टीन के साथ में जो रिलेशन है उससे इंडिया के जो इसराइल के रिलेशन है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये कौन कौन से एरिया हैं, चलो इनको देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमें मेडिटेरियन सी दिख रही है, इधर इजिप्ट दिख रहा है, इधर जॉर्डन दिख रहा है, इधर सीरिया दिख रहा है, मेजर यही दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है मेडिटेरियन सी, यहाँ दिख रही है इजिप्ट, यहाँ दिख रहा है जॉर्डन, यहाँ दिख रहा है सीरिया, ठीक। यहाँ पर हमें इसराइल भी दिख रहा है, ठीक। ये जो छोटी सी एरिया दिख रही है ये गाजा स्ट्रिप है जिसको इजिप्ट ने अपने कब्जे में कर लिया था। इधर हमें दिख रहा है जेरूसलम, इधर जॉर्डन है, तो जॉर्डन ने क्या किया था, वेस्ट बैंक और जेरूसलम को अपने कब्जे में कर लिया था। इधर लेबनान दिख रहा है। तो ये कुछ हमें एरिया जो हैं अब दिख रहे हैं जो कि चर्चा में है। नेक्स्ट है एडवांस नोटिसेस। तो यूएस ने प्रपोज किया है एडवांस नोटिसेस ऑफ टैरिफ चेंजेस एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉर IPEF। तो IPEF क्या है, तो ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये यूएस के द्वारा लीड किया हुआ एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जिसमें 14 पार्टनर्स हैं। क्या इंडिया पार्टनर है? हाँ, इंडिया भी इसका पार्टनर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 40% ग्लोबल GDP को, और ग्लोबल गुड्स एंड ट्रेड सर्विसेज जो होती हैं, सर्विसेज ट्रेड होता है वो 28% इन्हीं IPEF से हो रहा है। 4 पिलर्स हैं इसमें, ट्रेड है, सप्लाई चेन्स है, क्लीन एनर्जी है, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और है टैक्स एंटी करप्शन। IPA पार्टनर जो हैं उनको सारे के सारे पिलर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और हमारी इंडिया ने भी सिर्फ 3 पिलर्स ही ज्वाइन किए हैं, ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं किया है। यही बात यूएस को पसंद भी नहीं आ रही है। सप्लाई चेन ट्रैक्ट में यूएस ने प्रपोज किया है कि जो IPEF मेंबर्स हैं उनको एडवांस नोटिस देना होगा। अगर वो अपनी इंपोर्ट टैरिफ को चेंज करते हैं, एक्सपोर्ट्स पर या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उनको पहले से ही एडवांस में कुछ नोटिस देना होगा। बेनिफिट्स क्या है एडवांस नोटिस के, तो जो सरप्राइजेज वो एकदम से एलिमिनेट हो जाएंगे, इससे कि एडजस्टमेंट करने में टाइम जो है वो मिल जाएगा, और लॉस जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर के लिए कम से कम होगा। इससे सेफगार्ड भी मिलेगा, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट में हम जो सेफगार्ड है वो भी हमें मिल जाएगा। फिर कंसर्न्स क्या है, एडवांस नोटिस आता है तो इससे डिस्ट्रप्शन होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमें अनड्यू गेन मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है अनड्यू गेन्स की वो आने लगेंगी, ठीक है। फिर हम इससे जो कंट्रीज है वो एक्सपोज हो जाएंगी कि वो टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो प्रेशर डालेंगी फेलो मेंबर्स पर IPEF के, और जो पावर है वो लिमिट हो जाएगी मेंबर कंट्रीज़ की कि वो इंडिपेंडेंट टैरिफ पॉलिसी ले सकें। नेक्स्ट है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, जिसको हम बी रेडी प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च किया है बी रेडी प्रोजेक्ट को। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि बी रेडी प्रोजेक्ट क्या है, किसने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो बिजनेस रेडी रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड ट्रांसपेरेंट अप्रोच है, जो कि इवेलुएट करेगा कंट्री के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, और उसको रेडी बनाएगा कोई भी डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। बिजनेस रेडी इंप्रूव करेगा और रिप्लेस करेगा वर्ल्ड बैंक की जो अर्लियर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट था, उसको ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आती थी उसको 2021 में लाना डिसकंटिन्यू कर दिया था, बंद कर दिया था। जो रैंकिंग है वो क्योंकि बदल दी गई थी, इसमें बताया गया कि जो चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, अजरबैजान जो है इनकी रैंकिंग्स चेंज हो गई है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो इसका जो कैलकुलेशन है, जो रैंक आती है वो मेथड सही नहीं है, इसीलिए वो अब रिपोर्ट नहीं आती है। अब नेक्स्ट उसकी अल्टरनेटिव में आया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये फोकस करेगा 10 टॉपिक्स पे, जिसमें जो है फर्म की लाइफ साइकिल को कवर किया जाएगा कि बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कॉम्पिटिशन एंड बिजनेस इंसॉल्वेंसी। फर्स्ट रिपोर्ट जिसमें 54 इकोनॉमीज को कवर किया जाएगा, ये 2024 में पब्लिश होगी, और फर्दर इसमें 180 कंट्रीज बाद में 2025 तक इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी जो है इसको इंक्लूड किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। अब हम इन दोनों के अगर कंपैरिजन करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए
और आपकी बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर जो है डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट है ये कुछ इंडिविजुअल फर्म्स की पर्सपेक्टिव को कंसीडर करता था, वहीं पर बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है ये स्टैंड पॉइंट जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को पूरी तरीके से देखेगा। कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो डीजूरी इन्फो ले लेते थे और कुछ जो है वो डी फैक्टो देखते थे, कुछ प्रैक्टिकल देखते थे, कुछ हम लॉज पर डिपेंड करते थे। यहाँ पर जो है हम लॉज और फैक्टर्स दोनों पर ही ध्यान देंगे। अब डूइंग बिजनेस की बात करें तो डेटा और जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ओपेक रहता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। वहीं पर बात करें बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर जो है डेटा बहुत ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट में तो यहाँ पर मेजर बिजनेस सिटी को ही इंक्लूड किया जाता था। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, जिसको हम IF कैप बोल रहे हैं। तो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, ये मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी है जिसका गोल है कि हम जो फाइनेंस है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एक्शन लेना है उसमें जो फाइनेंस है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, कि लैंडमार्क प्रोग्राम है ADB का, जिसमें पार्टनर्स कौन कौन है तो डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, UK एंड US है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस तरीके का प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रहा है। नीड क्या है तो यूनिकली जो वल्नरेबल एशिया और पैसिफिक जो है वो बहुत ही यूनिकली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, जैसे हरिकेन, ड्रॉट, हीट वेव, फ्लड, सी लेवल राइज, ये सब हमें एशिया और पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और क्लाइमेट की फाइनेंसिंग गैप हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से हम ये टैकल नहीं कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, तो इसीलिए चाहिए कि हमें फंडिंग प्रोवाइड की जाए। बेनिफिट्स क्या है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, $1 जो है उससे क्या हुआ, $1 से भी $5 तक का क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इससे होगा ये भी कि फाइनेंसिंग से जो वल्नरेबल कंट्री जैसे एशिया और पैसिफिक रीजन में वो मिटिगेशन अडॉप्टेशन गोल्स को अचीव कर पाएंगी। ADB की जो रेज्ड एम्बिशन है कि $100 बिलियन तक का क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे 19 से 30 तक, वो भी यहाँ पर अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। तो रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन अमेरिकन अजय बांगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। ये सिलेक्शन है वो ओपन मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हुआ है। कैंडिडेट जो है वो नेशनल होना चाहिए बैंक की मेंबर कंट्रीज़ के। जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ कंडीशंस जो है वो मीट करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए अकम्पलिशमेंट का, एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का। कैंडिडेट के नॉमिनेशन हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है, या फिर गवर्नर्स भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयर करेंगे बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, IBRD के एंड IDA की। नेक्स्ट है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। तो 70th एनिवर्सरी जो है US साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशंस के, तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों साइड ने वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया है। अब जो डिक्लेरेशन ये एडवोकेट करता है न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को इस रीजन में, और कहा गया कि जो पावर डायनेमिक्स है इसको बैलेंस किया जाएगा अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर क्या है, डिक्लेरेशन में क्या बात करी गई, इन्होंने कहा है कि एक अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जो है वो कोरियन पेनिनसुला में डिप्लॉय कर दी जाएगी। US जो है वो साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रेंथ करेगा। रिफॉर्म किया है कि जो साउथ कोरिया है वो फोकस नहीं करेगा क्रिएशन ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको US से मिल जाएंगी, इसलिए वो खुद की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ाएगा, ऐसा भी कहा गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो एमी पोप जो है USA के, वो पहली वुमेन बन गई हैं जो कि हेड करेंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में, जो कि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है माइग्रेशन की फील्ड में। तो IOM जो है ये पार्ट है UN का सिस्टम का, ठीक है, और इसमें 175 मेंबर स्टेट्स हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर है, जो कि काम करता है कि इंश्योर किया जाए कि ऑर्डरली और ह्यूमेन मैनेजमेंट हो सके माइग्रेशन का। नेक्स्ट है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडिया के फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। ये एक फोरम है जो कि डिस्कस करती है कैसे कंट्रीज जो है इंडियन ओशन रीजन की वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगी, साथ ही साथ में पीस और स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करेंगी। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2016 में सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये जो फोरम है ये अलग अलग इस रीजन की जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, डिस्कशन करती हैं रीजनल अफेयर्स पर।
ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ के लिए कि वो अपनी जो रीजनल कोऑपरेशन है उसके प्रोस्पेक्टस को कैसे डिस्कस कर सकती हैं अंडर दी सागर। सागर जो है इसको लॉन्च किया है 2016 में, जिसमें हम कोऑपरेशन जो है स्टेट एक्टर्स के बीच में उसको हम प्रमोट करेंगे और जो है एक इन्वायरमेंट बनाएंगे शांति का और आपकी स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स जो है पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि चाइनीज़ आइडिया है सिल्क वॉर्म ईटिंग, ठीक है। ये विटनेस हुआ है कि यहाँ पर क्या हो, ताइवान में रेगुलर इंकर्शंस हो रहे हैं। सिल्क वॉर्म ईटिंग क्या है, ये कॉलोक्यूल है कि ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट करा जा रहा है कंट्रीज़ के, एक कंट्री के द्वारा। यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इनरोड कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। समझो इस बात को, जैसे एक ये कंट्री है, एक दूसरी कंट्री है ये, तो ये कंट्री क्या है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये एरिया ले आई अपने अंदर, फिर ये एरिया ले आई, फिर ये एरिया लाई, ये एरिया लाई, इस तरीके से धीरे 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 पूरी ये दूसरी कंट्री अपने अंडर ही कर ली। इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। चाइनीज़ इक्विवेलेंट है जो वेस्टर्न नोशन है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। तो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक और सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी दोनों एक ही चीज़ है। सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी जो है इसमें क्या होता है कि डिवाइड करते हैं फिर कॉन्कर करते हैं टैक्टिक को, जो डोमिनेट करते हैं अपोजिशन टेरिटरी, पीस बाय पीस हम टुकड़े टुकड़ों में क्या करते हैं, वो दूसरी जो टेरिटरी है वो अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो छोटे होते हैं और इससे क्या होता है कि वॉर नहीं होता है, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े से ये हम क्या करते हैं अपने अंडर बहुत सारी टेरिटरी ले लेते हैं। ये टर्म है, ये हंगेरियन कम्युनिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, मात्यास राकोसी, उनके द्वारा ये कॉइन किया गया है। उन्होंने इस टर्म को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया है। हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट जो पावर है हंगरी की उसको कैसे उन्होंने ग्रैब किया है, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया। इसी के साथ साथ जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की सारी जो करंट अफेयर्स थी वो कंप्लीट होती हैं। हमने बहुत अच्छे से उसको कवर किया। आई होप आपको सब समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको पता है। आपको करना ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिसको देखकर आप खुद को और अपडेट कर पाएँ।